हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को दो और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करो। देखो, चाहे आप 95% का जो सोच रहे हो या फिर पासिंग मार्क्स का सोच रहे हो, इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारी ऐसी जानकारियां देने जा रहा हूं जो कि आप एग्जामिनेशंस के ठीक एक दिन पहले या फिर एग्जामिनेशन से देने से पहले भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशंस में ये दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हो। पासिंग मार्क्स को तो लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इनफैक्ट अभी भी जो चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये आप लोग को इस जगह तक पहुँचने में भी काम देने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। चलो एक एक करके मैं यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज़ जो है आपको याद रखना है कि जो आपकी कॉपी की फ्रंट पेज होती है, यानी कि जो आंसर शीट होती है जिसको हम ओमार शीट कहते हैं, उसको एकदम सावधानी से भरें और हो सके तो पहले से इसको भरने के लिए एक बार सीख भी ले, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में आपको समय मिलेगा, आपका जो समय है वो बचेगा, आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा। पहले से अगर आप लोगों को पता हुआ रहेगा कि कैसे हमें आंसर शीट को फिल करना है, तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर इसमें क्या फिल करेंगे। आपको पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपका इसमें समय बचेगा। तो अगर आपको आंसर शीट भरना नहीं आता है, सीखना होगा, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप सीख सकते हो कैसे हम ओमार शीट को भरते हैं। हालांकि हमने पहले की वीडियोज़ में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। इंग्लिश का एग्जामिनेशंस आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो, तो बहुत बच्चे तो इसको खैर भरने के लिए सीख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि आपको इसको सावधानी से भरना है, गलती नहीं करना है, याद रखना इसको, ओके। और हाँ, डरने का भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको पासिंग मार्क्स लाना हो या तो फिर आप 95% लाने का सोच रहे हो। देखो, पासिंग मार्क्स लाने का है, ठीक है, बच्चे उसमें भी डरते हैं और 95% लाने वाले बच्चे भी डरते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर हमने पूरे साल पढ़ी नहीं है तो हम वैसे बच्चे डर रहे होते हैं, नहीं। 95% वाले ज़्यादा बच्चे डरते हैं कि हमें ये इतना परसेंट लाना है, पता नहीं क्वेश्चंस कैसा आएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चंस को पढ़ के कर नहीं सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपकी किताब से ही रहेंगे, आपके किताब के बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़, चाहे आपका पासिंग मार्क्स लाना हो या फिर 95% की सोच रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चंस को बनाना। और सारे क्वेश्चंस को आप तभी कर सकते हो जब आपका समय बचेगा। और समय कब बचेगा? जब आप कोई क्वेश्चंस को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे उसको पहले बना लेना। जैसे कि हो सकता है कि आपको अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना आए, बहुत सारे बच्चों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस पहले नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को पहले कर लेना। आपको पता है ना, 3 मार्क्स में आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 5 मार्क्स में आपके टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे 21 नंबर और यहाँ पे 15 नंबर, मतलब आप समझ लो कि 80 में आपका 36 नंबर ऐसे ही बन गया, है ना। तो आपका जो 80 में देखा जाए तो 50% जो क्वेश्चन है आपका सिर्फ 2 ही सेक्शन से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है, यानी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना, ओके। बाद में फिर आप चाहो तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या तो फिर जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर समय के वजह से अगर वो क्वेश्चन छूट भी जाता है तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन के लिए मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना, ओके। और एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पहले से समझ लेना कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। इससे क्या आपको समय बचेगा, आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन जो ऊपर में रहता है, क्वेश्चन जो पढ़ोगे जो आपको बनाना है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए रहते हैं, तो वो पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपका समय बचेगा। भाई देखो, पैटर्न समझ लेना, मतलब पैटर्न मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। पैटर्न क्या है कि 1 मार्क्स वाले आपके टोटल एग्जामिनेशंस में 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसके बाद आपका 2 मार्क्स में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। एक चीज़ याद रखना, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो इंग्लिश के एग्जामिनेशन हुई है, तो इंग्लिश के एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसा किए हैं ना कि बोला गया था कि 6 में से 5 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन बच्चे 6 बना के आ गए हैं। या फिर 4 में से आपको 3 ही बनाना है तो बच्चे 4 क्वेश्चन बना के आ गए हैं। तो ये गलती मत करना, इससे आपका समय का भी नुकसान होता है और ऐसा नहीं कि आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा
तो मैंने चारों क्वेश्चन बना दिए, 3 ही क्वेश्चन बनाना था, बाद में मैंने ऐसे देखा। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ पहले अवेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक जो है इंग्लिश में की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझ लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और में मिलेंगे, तो दोनों में से एक ही बनाना है, ऐसा नहीं कि हम दोनों क्वेश्चन बना दिए, है ना। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वही मैं बता रहा था कि 1 मार्क्स वाले आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चंस MCQ में ही रहेंगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना समझना, समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड में भी मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि 2 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स वाले आपके टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड में रहेगा, और ये आपके टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 5 मार्क्स वाले आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा पैटर्न है, और के क्वेश्चन का करके रहेगा तो कोई एक ही बनाना। ठीक है, समझ में ये चीज़ आ गया होगा। इसमें आपका समय बचेगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में समय देना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ स्पेशली केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बायोलॉजी का तो खैर ठीक है, फिजिक्स में भी चलो ठीक है, हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे, लाइट का करके जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी का करके जाएं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है ना, उनके डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि केमिस्ट्री से आपके एक्टिविटी से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपका रहेगा एक्टिविटी से। आप सिर्फ केमिस्ट्री के एक्टिविटी को फर्स्ट पढ़ के जाते हो ना, खास करके जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, आप इसमें से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन इसके एक्टिविटी के क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। बाकी आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो 3rd और 4th चैप्टर है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कार्बन एंड कंपाउंड, उसके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका 1 और 2 वाला है। ठीक है, तो 1 और 2 का जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, समय बचा हुआ होगा आपके पास अभी, तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि कभी भी कोई क्वेश्चंस बनाते समय अगर आप उसमें फंस जाते हो, जैसे हम भूल गए, आधा बनाए फिर भूल गए कि अरे यार आगे क्या होगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फंसे मत रहना, आपको वहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। समय वेस्ट करोगे तो फिर आपका दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो टाइम बचाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बनाने में आपका लग जाओ, इससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ओके, एक चीज़ अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आंसर्स लिखने का सही तरीका क्या है। आंसर्स आपको किस तरह से लिखने हैं, जो कि आपने इंग्लिश के पेपर में ऑलरेडी इस तरह से लिखे भी हैं। ठीक है, किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हमने जो भी सेक्शंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन का यहाँ पे नाम दे दिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम इधर लिखेंगे, इस लाइन के इधर आपको क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, और जो भी आंसर्स हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो टॉपर्स जो लोग होते हैं किस तरह से लिखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन करते हैं। ये हमने पहले के वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे SI यूनिट लिखने के लिए बोला गया था पोटेंशियल डिफरेंस का, तो देखो यहाँ पे लिखा गया था SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या था, वोल्ट, इसी का SI यूनिट लिखने बोला गया था ना, इस वजह से इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो अंडरलाइन जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे ना उनको अंडरलाइन कर देना, इससे जो टीचर्स होते हैं आप पे उनका इंप्रेशन अच्छा बनता है और आपको मार्क्स भी अच्छे देते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरह से अंडरलाइन किया गया है जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। डायग्राम से जो होंगे उनको अच्छे से ड्रॉ करना, पेंसिल से ड्रॉ करना, पेंसिल भी लेके जाना है। ठीक है, साइंस में पेंसिल ले जाना ज़रूरी है। हो सके तो आपके पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स हो तो वो भी लेके जाना, क्योंकि स्केल का भी ज़रूरत आपको पड़ सकता है, प्रोटेक्टर का भी ज़रूरत पड़ सकता है, कंपास का भी ज़रूरत पड़ सकता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग लेके जाना। ओके, अच्छा जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होंगे तो यूनिट पे अच्छा सा ध्यान देना, यूनिट को लिखना मत छोड़ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू दिया गया है -20, तो -20 तो लिख दिए लेकिन यूनिट लगाना भूल जाते हैं। भाई देखो, यूनिट नहीं लगाओगे आपके मार्क्स कटेंगे, हाफ मार्क्स। तो इस वजह से यूनिट को लगाना बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है पहले फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद फिर वैल्यूज वगैरह पुट करना, वरना फिर आप फॉर्मूला में ही नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। जो आंसर्स आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आंसर्स निकला तो आंसर्स को इस तरह से बॉक्स में बना के ले लो, ताकि हाईलाइट होगा कि इतना मेरा आंसर्स आया है। ठीक है, देख लो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होंगे तो डायग्राम्स को अच्छे से ड्रॉ करना, चाहे कोई भी डायग्राम आपके बायोलॉजी में आए। अगर हम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का बात करें कि कौन कौन से सर हमारे डायग्राम्स आ सकते हैं, तो आप लोग डायग्राम बनाने के लिए एक बार सीख लेना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का
फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और एक ह्यूमन ब्रेन का। ये तीनों में से आना रहेगा तो आ जाएगा, अदरवाइज और आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर आता भी है ना तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, बट आपका जो हाई चांसेस है वो यही तीनों में से है और यही तीनों में से ही एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, और कभी कभी मिस्टेक से आपका आई वाला भी पूछ देता है, हालांकि चांसेस कम है कि आई वाला आएगा। तो आपके 3 डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल ये इसका रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट्स वाला और एक ह्यूमन ब्रेन का। ये 3 डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने के लिए सीख लेना। हालांकि इधर देखा गया है करीब 2 से 3 सालों में, इधर जो सीबीएसई है 2020 से ठीक है 19 तक तो डायग्राम बनाने के लिए दिया गया था। जैसे ये आपको जो मैं आंसर शीट दिखा रहा हूँ ये 2019 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2019 तक तो सीबीएसई डायग्राम वाले क्वेश्चंस को पूछ रही थी, लेकिन 2020, 21, 22 में डायग्राम बनाने के लिए सीबीएसई नहीं देती है कि आप डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। डायग्राम क्वेश्चन पेपर में ही दे देती है, वो सिर्फ इन सब का पार्ट लिखने के लिए देती है। जैसे बोल देगा इसका इस पार्ट का नाम क्या है, ठीक है, इस टाइप में देती है। तो आप फिर भी सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, हो सकता है डायग्राम इस बार दे दे। तो इस वजह से एक बार सीख लेना एक बार। ओके, तो जो भी टिप्स वगैरह था वो हमने आप लोगों को दे दिया है। अब एग्जामिनेशंस अच्छे से दो और फोड़ के आओ। चलो एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।